हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा जो चैप्टर चल रहा है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें आज हम लोग जो इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट स्टडी करके और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता के हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं आज, ठीक है ना। और इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगी, सॉरी यूनिट नंबर 3, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है वो है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, मतलब सूक्ष्म जीवों का बायोगैस उत्पादन में क्या भूमिका है, ठीक है। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को पहले हम सबसे पहले, जैसा मैं कोई भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूं उसके पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं उससे रिलेटेड। तो इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से 2 प्रश्न आते हैं परीक्षा के अंदर। एक प्रश्न ये आता है कि बायोगैस के प्रमुख घटक लिखिए, मतलब राइट द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस, मतलब बायोगैस में कौन कौन सी गैसेस रहती है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है बायोगैस के उत्पादन में कौन से सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है, मतलब विच माइक्रोब्स डज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। ये 2 छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके अलावा 1 वर्ड में, हालांकि ये 12th लेवल पे जनरली नहीं पूछते, 10th लेवल का प्रश्न है, बट कभी कभी बहुत सरल पेपर भी आ जाता है तो पूछ भी लेते हैं कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मतलब व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो उसका आंसर होगा मीथेन, CH4। अब बड़ा प्रश्न आता है, कभी 4 नंबर में भी आ जाता है। 4 नंबर में प्रश्न आया तो वो बायोगैस प्लांट का डायग्राम पूछ सकते हैं कि जो बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट, ठीक है। ये आपके 3 प्रश्न इससे रिलेटेड आएंगे, अगर आएंगे तो, और नहीं तो फिर पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हालांकि बहुत सरल कॉन्सेप्ट है ये, और आप लोगों ने जो छोटी कक्षाएं हैं प्रीवियस में, जब आप लोग 7th 8th 9th के स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने साइंस में इसको पढ़ा होगा, बट जहाँ थोड़ा सा लेवल क्या है अपना 12th में है, बायो में है ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका हाई रखना पड़ेगा अपने को, है ना। डायग्राम भी आपको अच्छा ही बनाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो जो बायोगैस है इसको हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। बायोगैस जो है, जो हमारा, बार बार हम कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, 70% पॉपुलेशन हमारी विलेज में रहती है। तो गांव में जो किसान फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर के साथ एनिमल डोमेस्टिकेशन का काम भी करते हैं, मतलब वो पशुपालन भी करते हैं। तो पशुपालन में जो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, सीप, गोट, है ना, इन एनिमल्स के जो वेस्ट निकलते हैं, मतलब इनका जो व्यर्थ पदार्थ निकलता है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में वेस्ट निकलता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, बहुत बार किसान किसी चीज का स्टोरेज करते हैं, जैसे ओनियन का स्टोरेज करते हैं, गार्लिक का स्टोरेज करते हैं, पोटैटो का स्टोरेज करते हैं, है ना। तो ये जब स्टोरेज करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि ये जो क्रॉप जो है इनमें डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो नष्ट होने लगते हैं, उनका जो मान के चलना वो सड़ने लगती है। तो उनका जो वेस्ट, वो भी वेस्ट को भी हम लोग इसमें डिस्पोज कर सकते हैं। तो बायोगैस ये गांव में जो विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, उनमें
एक और बड़ी बड़ी समस्या रहती गांव में ईंधन की, फ्यूल की। उसमें हालांकि अब तो बहुत गांव गांव में एलपीजी का फैलाव हो गया है, ठीक है ना। बट हम इससे बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो बायोगैस केवल एक फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में नहीं, उससे हम लोग एग्रीकल्चर में डायनेमो भी स्टार्ट कर सकते हैं, डायनो में भी चला सकते हैं उससे। इसके अलावा जो बायोगैस संयंत्र का एक और बहुत सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये होता है कि इससे एक तो वेस्ट डिस्पोज हो गया अपना, दूसरा इसका जो स्लरी निकलता है, इसका जो वेस्ट निकलता है, वो वेस्ट इज ए गुड मेन्यूअर, वो एक बहुत ही बेहतरीन खाद होती है। उस मेन्यूअर का हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में, मतलब कृषि के क्षेत्र में, कृषि के खेतों में, क्रॉप प्लांट में उसको हम लोग डालेंगे तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, सॉइल में मिनरलाइजेशन की प्रोसेस बढ़ती है, सॉइल में ह्यूमस फॉर्मेशन बढ़ता है, सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब जैसे मृदा की जो जल धारण क्षमता है, ये सब बढ़ती है। इसके अलावा माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बढ़ती है, मतलब माइक्रोब्स भी उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्टिव करते हैं। इसके अलावा केचुए भी बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, अर्थवर्म की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो ओवरऑल हम देखा जाए तो ये बायोगैस संयंत्र जो है, मतलब बायोगैस प्लांट जो है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में नुकसानदायक नहीं, मतलब ये ओवरऑल फायदे का काम है। तो इसमें क्या काम करते हैं, जमीन के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इसमें नीड के अकॉर्डिंग, अपनी जैसे अपने घर में कितना वेस्ट निकलेगा, कितना अपने अपने पास जमीन है, कितना बड़ा, कितना अपने पास पशुधन है, उसके हिसाब से इसको प्लान किया जाता है। जमीन में एक गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे में नीचे से आरसीसी या ब्रिक्स की पूरा लेंटर डाल के उसको चुनाई करते हैं, और उसमें फिर बाकायदा अच्छा हेवी आरसीसी का बेस देते हैं, सो देट के गैस लीकेज ना हो, और वो मतलब वहां पे उसका जिसको बोल सकते हैं धसे नहीं हो बायोगैस संयंत्र, और वो लंबा सर्विस दी। इसमें सबसे बड़ी समस्या, बायोगैस संयंत्र लगाने की योजना आई, सरकार ने काफी प्रचार प्रसार भी करा, लोगों ने लगाया भी सही, और जितनी तेज गति से लगाए उतनी तेज गति से फेल भी हुए। उसका सबसे बड़ा कारण इनकी इंजीनियरिंग सही नहीं की गई थी। उस समय लोगों ने जैसे तैसे जिसका जैसा मन करा उन्होंने बना। इसका अगर प्रॉपर इंजीनियर्ड से प्लान करके, अगर इंजीनियर की सुपरविजन में अगर इनको बनाया जाए, तो ये लॉन्ग टर्म सर्विस देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर उसमें जैसे मकान बनाते हैं, मकान में अगर जरा सी भी दरार आ जाती, तो जहाँ पे जैसे मकान में दरार आ जाएगी तो अपन उसको पुट्टी उट्टी लगा के या सीमेंट लगा के कर सकते हैं रिपेयर। बट ये तो जमीन के अंदर है, फिर वहां आप अगर इसमें जरा सा भी लीकेज आ गया तो गैस का उसमें लीकेज हो जाएगा, जो गैस बनेगी वो। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये रहती है बायोगैस प्लांट में, ठीक है ना। तो ये वाला जो बायोगैस प्लांट का जो डायग्राम बना, ये फिक्स्ड डोम टाइप का बायोगैस प्लांट है। इसके अलावा आजकल जो फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप के भी बायोगैस प्लांट होते हैं। फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप के जो बायोगैस प्लांट होते हैं ना, उनको उनका ये रहता है कि आप उनको कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट भी कर सकते हैं। वो स्पेशल टाइप के पीवीसी पाइप्स के बने होते हैं, ठीक है। और पूरा उसका डिजाइन जो रहता है वो आर्टिफिशियल रहता है, उसको जमीन के अंदर ऐसा गड्ढा खोद के डाल देते हैं, उसमें सारा सेटअप कर देते हैं, और फिर जब कभी उसको अदर प्लेस पे ले जाना है तो उसको अपन ले जा सकते हैं। उसको फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप का बायोगैस प्लांट कहते हैं। ये फिक्स्ड डोम टाइप का बायोगैस प्लांट है। इसमें क्या रहता है, इसका जो आपको मैं इसका कंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ, और फिर इसमें क्या क्या, कौन कौन सी कैसी गैस बनेगी, और उसमें कौन कौन से माइक्रोब्स की भूमिका होगी, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताए थे वो हमारे क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे ध्यान से। तो इसमें क्या रहता है, इसमें जमीन के अंदर ऐसा ये ब्रिक्स की जो है, या आरसीसी से भी डायरेक्ट कर सकते, जरूरी कि ईंट की चुनाई करें सीधा। आजकल तो आरसीसी से, आरसीसी मतलब री इन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट सीमेंट, है ना। ये मतलब आरसीसी एक टर्म है ये,
जैसे छत रहता है, छत अपन आरसीसी का डलवाते, इसमें गिट्टी, सीमेंट, रेती, सरिया ये रहते हैं, तो इसका पूरा नाम होता है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। तो ये आरसीसी का भी बना सकते हैं। इसमें ये अपन ने एक टैंक बना दिया, ये इस टैंक को हम लोग स्लरी टैंक कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें ये डाइजेस्टर टैंक रहता है, ये है ना। और ये ऊपर जो होता है गैस होल्डर रहता है, इस गैस होल्डर में एक गैस पाइप लगा रहता है। फिर ये जो डाइजेस्टर टैंक है, इसमें ये इनलेट पाइप रहता है, इनलेट पाइप का कनेक्शन इनलेट टैंक में रहता है। इस इनलेट टैंक में हम लोगों को जो भी हाउस होल्ड वेस्ट है, जैसे काऊ डंग, बफेलो डंग, है ना, हमारे घर का भी जो डेली हमारे घर में जो वेस्ट निकलती, जैसे रात को पकाया हुआ खाना है तो सब्जी खराब हो गई, है ना, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, है ना, और इसके अलावा जो भी घर में जो वेस्ट निकलता है वो सब यहाँ पे आप डाल सकते हो, है ना, इनलेट टैंक में। इस इनलेट टैंक में इसको डाल देंगे और उसमें काफी पानी को मिलाकर उसको अच्छा स्टेयरिंग करेंगे, उसको ऐसा घुमाएंगे, हिला देंगे, है ना, ताकि वो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाए, उसका लिक्विड मतलब लिक्विड बन जाए, ताकि वो इस इनलेट पाइप से सीधा इस डाइजेस्टर टैंक में आ जाए। तो ये इनलेट टैंक का कनेक्शन इस इनलेट पाइप से रहता है, और इनलेट पाइप कहाँ जाकर एंड होता है आपका डाइजेस्टर टैंक में। इस डाइजेस्टर टैंक में बैक्टीरिया रहते हैं, जो जो हमारा वेस्ट गया है उस वेस्ट में से वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये दो प्रकार के यहाँ बैक्टीरिया रहते हैं, एक तो आपका मिथेनोजन और एक मिथेनोकोकस। ये यहाँ पे दो बैक्टीरिया रहते हैं। ये दो बैक्टीरिया जो रहते हैं ये डिकम्पोजिशन या अपघटन करता बैक्टीरिया होते हैं, है ना। ये डिकम्पोजर बैक्टीरिया जो ये वेस्ट गया इसका वेस्ट का डिकम्पोजिशन करेंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट गैस विल प्रोड्यूस। वो गैस जो है इस गैस होल्डर पाइप में जाएगी, गैस होल्डर से हम लोग इसको गैस पाइप के द्वारा कहीं भी ले जाएंगे। इसको अगर डायनेमो में डाल देंगे तो वो डायनेमो में वो गैस को वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। यदि इस गैस को हम लोग अपना जो बर्निंग लैंप है उसमें ले जाएंगे तो इससे हम लोग इसमें कुकिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो जब वेस्ट से पूरा गैस वेस्ट निकल जाएगी तो जो फिर उसके बाद जो स्लरी बचेगा, वो स्लरी जो है एक पाइप रहता आउटलेट पाइप, उसके द्वारा आउटलेट टैंक में धीरे धीरे ये भी धीरे धीरे जाता है, गैस का डिकम्पोजिशन भी स्लोली होता है, और ये आउटलेट पाइप में ये आउटलेट टैंक में ये जो वेस्ट है आफ्टर बायोगैस प्रोडक्शन वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ये जब इकट्ठा हो जाता है, ये टैंक पूरा भर जाता है, फिर हम इसको वहां से निकाल लेते हैं, उसको, है ना, फावड़े से या और किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से निकाल देते हैं और उसको जमीन पर ऐसा फैला देते हैं। जब वो सूख जाता है, ड्राइड अप हो जाता है, तो उसको फिर हम लोग मेन्योर के रूप में, खाद के रूप में एग्रीकल्चर फील्ड में, जैसे मैंने अभी बताया था, उसका यूज कर सकते हैं। इसको पोल्ट्री फार्मिंग में भी कर सकते हैं अपन, सॉरी फिश फार्मिंग में, मतलब मछलियों का जब तालाब में पालन पोषण किया जाता है वहां भी अपन इसको डाल सकते हैं। तो ये हमारा ऐसा बायोगैस प्लांट था। तो यहाँ पे ये दो माइक्रोब्स थे, मिथेनोजन और मिथेनोकोकस। फिर ये जो बायोगैस बनती है, इस बायोगैस में क्या क्या रहता है, इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है मीथेन, लगभग 50% मीथेन रहती है इसमें। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रहती है, हाइड्रोजन भी रहती है, नाइट्रोजन भी रहती है ना, समझ में, और कुछ अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहती है, ट्रेस अमाउंट में। तो ये सारी गैसेस का इसमें, पर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसका मीथेन होता है, दैट इज 50%, ऑलमोस्ट 50% बायोगैस में 50 to 65% मीथेन होती है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रहती है 25% के लगभग, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो बहुत कम रहती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी ट्रेस अमाउंट में रहती है। ये 5-6 गैसों का इसका कंपोजिशन है बायोगैस का। और वो जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया आपके मिथेनोजन और मिथेनोकोकस, है ना। ये हमारा
इस टाइप से ये बायोगैस संयंत्र का था। और इससे जो बायोगैस बनेगी ये नीट एंड क्लीन एनर्जी है, नीट एंड क्लीन एनर्जी है। और दूसरा, इससे हमारी जो सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम है विलेज एरिया में, जो साफ सफाई की समस्या है ना, और वो समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। इससे गांव में गंदगी नहीं होगी, सैनिटेशन नहीं होगा तो डिजीज स्प्रेड नहीं होगी, बीमारियां नहीं फैलेगी, मॉस्किटो बोर्न डिजीज नहीं होगी, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है ना, ये बीमारियां नहीं होगी। और गांव जो है साफ सुथरे रहेंगे, ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं। तो ये, और इससे फ्यूल बनेगा, फ्यूल को बायोगैस बनेगी, उसको फ्यूल के रूप में यूज करेंगे तो महिलाओं को जो चूल्हा उल्हा जलाने की समस्या हो उससे भी निजात मिलेगा, ठीक है ना। और इसका मेन्योर बनेगा, उस मेन्योर से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बनेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स की भूमिका हो गई। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर आज समाप्त हो गया, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको एट ए ग्लांस समझा देता हूँ, क्या क्या इसमें से क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। इसमें से आपका जो क्वेश्चन है वन वर्ड में तो आपका ये आता है, दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलस। एक ही आता कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं, है ना। तो उसमें आपका हो जाएगा ईस्ट, है ना, समझ में आएगी, सेक्रोमाइसिस सिरेविसी। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स आ सकती है, कोई पर्टिकुलर माइक्रोब का नाम दे सकते हैं कि जैसे मोनोस्कस परप्यूरस दे सकते हैं, है ना, पेनिसिलियम नोटेटम दे सकते हैं, है ना, या एस्परजिलस दे सकते हैं, है ना। इस प्रकार की जो फंजाई है, इन फंजाई से कौन कौन से प्रोड्यूस होते हैं, है ना। इसके अलावा आपका बायोपेस्टिसाइड मतलब जैव पीड़कनाशी आ सकता है, बीटी के बारे में आ सकता है। इसके अलावा मेनुअर और बायो फर्टिलाइजर में अंतर आ सकता है, मतलब खाद और जैव उर्वरक में क्या अंतर है। इसके अलावा बीओडी आ सकती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो मैंने आपको कल बताया था उसमें डिफरेंस आ सकता है, स्लज की डेफिनेशन आ सकती है। इसके अलावा ये बायोगैस का आ सकता है, मीथेन गैस आ सकती है। इसके अलावा बायोगैस का प्रोडक्शन कौन से माइक्रोब्स करते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव करते हैं, ये आ सकता है ना। इसके अलावा आपका जो एंटीबायोटिक है इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, ठीक है ना, ये आ सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ सकता है, प्रतिजैविक प्रतिरोधकता क्या है ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आ सकता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या है, तो वे एंटीबायोटिक जिनका उपयोग एक बहुत सारे प्रकार के रोगों के उपचार में किया जाता है उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इस टाइप के छोटे बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे, ठीक है ना। आईपीएम आ सकता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा जो आपका बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर में एजोला, है ना, एजोला क्या है, तो एजोला एक टेरिडोफिटिक फर्न है जिसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई, मतलब उच्च श्रेणी के पादप और कवक के बीच के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर के। और इस टाइप से हमारी ये आज यूनिट 3 कंप्लीट हो गई। कल से हम लोग यूनिट 5 का हमारे 2 चैप्टर बचे हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। वो 2 चैप्टर को में से कोई सा भी एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।